ठीक वही हो रहा है मार्केट के अंदर जो कई दिनों से हो रहा है। बाजार चर्न कर रहा है, एक रेंज के अंदर रखे हुए है। पहला उसके पास 19,300 का सपोर्ट था। आजकल नया दौर है तो एक नया सपोर्ट बना है जो कि 19,450 से 500 की रेंज का है। निफ्टी उसको बचाने की भरकस कोशिश कर रहा है। बैंक निफ्टी के पास सुबह ही कमजोरी थी, कल का दिन उसके लिए ठीक नहीं था, आज वापस कमजोरी थी, इसलिए बैंक निफ्टी आपको थोड़ा और कमजोर दिखेगा। और बैंक निफ्टी के पास भी रेंज बन गई है वो 44,000 से 44,500 की। नमस्कार, मैं हूं डिम्पी कालरा और मेरे साथ प्रियंका और साथी अभिषेक होंगे। अगले 1 घंटे के लिए हम मेहमानों को अपने साथ कनेक्ट करेंगे और कोशिश करेंगे जो दिन भर आपने आज ट्रेड किया है ना, उसको बहुत अच्छे से समराइज करवा पाएं और साथ ही से कुछ बीटीएसटी और एसटीबीटी के सौदे भी हम आपके सामने रखेंगे। लेकिन आज का दिन अगर आप वैसे मार्केट के लिहाज से देख रहे हैं तो आज मैं बैंकिंग से ही शुरू कर रहा हूं क्योंकि बैंकिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंस है इस समय देने लायक। अब बैंकिंग में एचडीएफसी बैंक जिस दिन चलता है उस दिन सारे बैंक कॉर्नर हो जाते हैं और जिस दिन सारे बैंक चल रहे हैं उस दिन एचडीएफसी कॉर्नर होता है। कुछ कुछ आज भी आपको वैसा ही दिखेगा। एचडीएफसी और एक्सिस को छोड़कर 10 बैंक लाल निशान में हैं, तो ये बैंकिंग पे प्रेशर बना रहे हैं। आते हैं निफ्टी पर। निफ्टी पर अगर आप देखेंगे तो भारतीय एयरटेल, आईटीसी, टाइटन जैसे शेयर्स तो ऊपर हैं, लेकिन जिनको एक्चुअली में ऊपर होना चाहिए, कमांड संभालनी चाहिए, वो नीचे हैं। एग्जाम्पल के लिए आईटी कंपनीज, कुछ हद तक कैपिटल गुड्स की बड़ी कंपनीज और स्टील कंपनीज के हमने देखा कि टिपिकली जिनमें अच्छी स्ट्रेंथ वापस से बनती हुई दिखी है। एक और चीज़, ग्लोबल मार्केट से हम थोड़ा कटे हुए हैं, ग्लोबल मार्केट भी हमारे सपोर्ट में नहीं है। तो जो हम कर रहे हैं अपनी रेंज के अंदर कर रहे हैं, अपने ही ट्रिगर और अपने ही पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं और कोई मेगा ट्रिगर अभी है नहीं जिससे कि हम रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन करें। तो इस कार्यक्रम में हम कोशिश करेंगे इसी रेंज वाले मार्केट के अंदर कुछ बेहतर सौदे आपके सामने रख पाएँ। अब प्रियंका आपको मेहमानों से कनेक्ट कर रही है, अभिषेक भी होंगे, हम सवाल पूछेंगे फिर। प्रियंका। बिल्कुल, मार्केट को हमने एक क्विक व्यू में बताया अपने व्यूवर्स को, लेकिन ब्रीफली लेवल्स को डिस्कस कर लेते हैं। हमारे एक्सपर्ट्स हैं, हमारे साथ संदीप बंदोपाध्याय हैं आज बाजार पर एक फंडामेंटल नज़रिया देने के लिए। हमारे साथ अंशुल हैं, आज बाजार पर एक टेक्निकल नज़रिया देंगे और हमारे साथ एक और टेक्निकल पैनलिस्ट भी हैं। चलिए एक एक कर बात करते हैं। पहले संदीप जी से ही बात करते हैं। सुदीप है हमारे साथ टेक्निकल नज़रिया देने के लिए। क्विकली एक व्यू सबसे पहले तो सुदीप जी से लेते हैं। गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। सुदीप, क्योंकि दिख भी रहा है बाजार में कि कंसोलिडेशन के बाद भले ही हम फिर से चलना शुरू है, लार्ज कैप की पार्टिसिपेशन आनी शुरू तो हुई थी, लेकिन कहीं ना कहीं फिर से आपको डिफेंसिव मोड में बाजार जाते हुए दिखाई दे रहा है। इस वक्त आप बाजार पे रीड कैसे कर रहे हैं? नमस्कार प्रियंका जी, गुड आफ्टरनून सभी दर्शकों को। जो हिसाब से हम मार्केट का मोमेंटम देख रहे हैं कि आज अर्ली मॉर्निंग निफ्टी 19,600 के पास एक रेजिस्टेंस ले रहा था और बैंक निफ्टी 44,500 के आसपास से 44,550 के आसपास से थोड़ा रेजिस्टेंस लेके गिर रहा था। पर आप अगर हम पूरे दिन का अगर ट्रेडिंग ये समरी अगर समराइज करें तो फार्मा और एफएमसीजी ये दोनों डिफेंसिव सेक्टर्स में एक अच्छा मोमेंटम आ रहा था और 19,480 19,500 का जो लेवल था, जो पिछले कुछ दिनों से एक सपोर्ट बना हुआ था, अगर हम देखें तो मुझे लग रहा है यहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट जोन डेवलप हो रहा था और 19,500 में बहुत ज्यादा पुट राइटिंग थी, एग्रेसिव पुट राइटिंग थी। तो मुझे लग रहा है कि ये जोन डिफेंड कर रहा है अपने आप को बिकॉज ऑफ द पुट राइटर्स। एंड ऊपर के बाजू वापस से 19,600 के करीब वही एक फाइट शुरू हो जाएगी बिकॉज 19,600 में हाईएस्ट कॉल राइटर है। तो 19,500 और 600 का एक रेंज अभी तो बनता हुआ दिख रहा है और मुझे लग रहा है 620 के ऊपर 19,620 के ऊपर जैसे ही निफ्टी निकलता है तो हम एक बड़ा 19,800 850 तक का देख पाएंगे। सो 19,450 19,500 एक बहुत अच्छा बेस बन रहा है। जब तक इंडाइसिस इसके ऊपर है तो मुझे लग रहा है बाय ऑन डिप्स की रणनीति हमें रखनी चाहिए। एंड बैंक निफ्टी का अगर हम देखें तो 44,200 44,250 एक बहुत बढ़िया सपोर्ट बनता हुआ दिख रहा है। तो जब तक बैंक निफ्टी ये लेवल के ऊपर है तो मुझे लग रहा है ये 44,200 और 44,500 के रेंज में ट्रेड करेगा। तो हो गया एक टेक्निकल नजरिया, दोनों के नाम सेम थे। मैं सुदीप जी से बात पूछना चाह रही थी, सुदीप बंदोपाध्याय जी से, कि इस वक्त बाजार पर फंडामेंटल नजरिया कैसा है, पर सुदीप ने भी कंट्रीब्यूट कर दिया अपने टेक्निकल राय देकर, शुक्रिया। पर एक बार बाजार पर थोड़ा सा यहाँ फंडामेंटल नजरिया लेने के लिए सुदीप बंदोपाध्याय जी का भी व्यू समझते हैं। सुदीप, गुड आफ्टरनून, बताएं आप इस वक्त कैसे देख रहे हैं कि बाजार थोड़ा सा फिर से डिफेंसिव की तरफ टिल्ट हो रहा है। इंडेक्स में हालांकि मूव तो आई है, लेकिन लार्ज कैप्स, स्मॉल कैप और मिड कैप लार्ज कैप्स के मुकाबले काफ़ी चल चुके हैं। पार्टिसिपेशन यहाँ से बड़ी उम्मीद थी, लेकिन थोड़ी थक थक की पार्टिसिपेशन आ रही है। आप कैसे देख रहे हैं, किस फेज में दिख रहा है इस वक्त आपको इंडेक्स हमारा? देखिए, दो चीज यहाँ पे ध्यान में रखना पड़ेगा। एक तो जैसे आप जिक्र कर रहे थे, ग्लोबल मार्केट्स ज्यादा सपोर्टिव नहीं है। ग्लोबल मार्केट्स में
कल थोड़ा दबाव था। और इंडियन मार्केट्स के लिए दो खास जो फैक्टर है जो थोड़ा बहुत शंका में रख रहा है। एक तो ग्लोबल ऑयल प्राइसेस जैसे बढ़ रहे हैं, $90 पर बैरल ब्रेंट का हो गया है, और ये इंडियन मार्केट्स, इंडियन इकोनॉमी, इंडियन फाइनेंशियल सिचुएशन के लिए कुछ अच्छा न्यूज़ नहीं है। तो इस पे जरूर ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरी बात है मॉनसून का प्रोग्रेस। अनफॉर्चुनेटली अगस्त में मॉनसून थोड़ा ड्राई हो गया था, और सितंबर में भी अभी तक ऐसा कुछ स्थिति नहीं आने को देखा जिससे कि लगता है कि मॉनसून ठीक ठाक जो डेफिसिट है वो कवर हो जाएगा। तो ये एक शंका की बात बन रहा है कि इंडियन इकोनॉमी, इंडियन रूरल कंजम्पशन, एग्रेरियन इकोनॉमी के कॉन्टेक्स्ट में, तो ये दो एक क्वेश्चन मार्क बड़े हैं। और इसके साथ में ये भी समझना पड़ेगा कि इंडियन मार्केट्स ने अच्छा खासा रैली दिखाया है निचले स्तरों से, और एक लेवल तक ऊपर जाने के बाद कंसोलिडेट कर रहा है एक रेंज में, और उसी रेंज में कामकाज चल रहा है। देखिए आप नेगेटिव्स के बावजूद मार्केट नीचे नहीं आ रहा है, हर निचले लेवल पे खरीदारी आ रही है। तो मार्केट का इनहेरेंट स्ट्रेंथ तो है ही, बाइंग है, DIIs दम के खरीदारी कर रहे हैं, बीच बीच में FIIs का मूड जब ठीक हो रहा है वो भी खरीदारी कर रहे हैं। तो ऐसा कोई बहुत बड़ा शंका की बात नहीं है। तो थोड़ा कॉशन मार्केट पार्टिसिपेंट्स एक्सरसाइज कर रहे हैं, यही मैं समझूंगा, और इसीलिए थोड़ा उनका ध्यान डिफेंसिव सेक्टर्स पे जा रहा है। और डिफेंसिव में भी फार्मा में बहुत सारे अच्छे डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, तो इसी के चलते फार्मा में नजर जा रहा है निवेशक का। IT में भी डिफेंसिव तो कहने के लिए कह सकते हैं, पर रियलिटी इज IT में भी कुछ अच्छे डेवलपमेंट्स आ रहे हैं। मिड कैप ITs में कुछ अच्छे कंपनीज अच्छा काम कर रहे हैं, तो उस पर ध्यान जा रहा है। इसीलिए शायद सेक्टर रोटेशन के तौर पे कुछ पैसा बाकी सेक्टर से हट के IT और फार्मा में आ रहा है। ओवरऑल शंका की बात नहीं है, निचले लेवल पे अभी भी खरीदारी बरकरार है। तो कुछ अच्छा ट्रिगर का इंतजार करना पड़ेगा ब्रेकआउट के लिए। बाजार में सेक्टर रोटेशन चल रहा है, और उस सेक्टर रोटेशन में मिड कैप IT में और फार्मा स्टॉक्स में पैसा जा रहा है, और फार्मा की सेहत देखिए आज हमें ये पता चल भी रहा है। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है आपकी स्क्रीन के निचले हिस्से में देखिए। टाटा कंज्यूमर हल्दीराम्स में करीब करीब 51% हिस्सेदारी खरीदने को लेकर बातचीत चल रही है, और ये सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। 51% यानी कि कंपनी हो जाएगी टाटा कंज्यूमर की, मेजॉरिटी स्टेक होल्डर हो जाएंगे। और बहुत ही क्रूशियल होता है 51% का जो ये टैग होता है ना, कि 51% से ऊपर अगर हो तो कंपनी का पूरा वो मालिकाना हक जो होता है वो कहीं ना कहीं चेंज होता हुआ दिखता है। तो 2% के आसपास की तेजी हम देख रहे हैं टाटा कंज्यूमर में, और टाटा कंज्यूमर ने एज ए कंपनी अपने आप को इवॉल्व करने की बहुत सारी कोशिशें की हैं, बहुत सारे यूनिक ब्रांड्स लेकर आए हैं। हालांकि बातचीत तो पीछे ये भी चल रही थी कि बिस्लरी का भी ये टेक ओवर कर सकती है कंपनी। हालांकि बाद में वो खबरें कहीं पीछे छूट गई, उसमें कुछ पुख्ता चीज़ें निकल के नहीं आई। लेकिन हल्दीराम जो कि स्नैक्स मार्केट में बहुत ही डोमिनेंट प्लेयर है, और डिब्बी हल्दीराम की अगर हम बात करें तो उनके 2 डिवीजन है, एक नागपुर वाला और एक कलकत्ता वाला। ये खबर जरा हमें देखना होगा कि अच्छा ये कौन से हल्दीराम को लेकर ये खबर निकल के आ रही है। बहरहाल 51% स्टेक को लेकर ये बातचीत है, और ये रॉयटर के हवाले से ये खबर आ रही है। इसको और हम कंफर्म करने की कोशिश करेंगे, अपने रिपोर्टर से जानेंगे कि पूरा का पूरा व्यू ले लेते हैं कि इसमें हमको क्या करना चाहिए, टाटा कंज्यूमर्स को किस एंगल से देखना चाहिए। सुदीप सर, इस डील के बाद ऐसा लगता है कि टाटा कंज्यूमर्स ने सब कुछ अपने बास्केट में डाल लिया। वो टी में है, कॉफ़ी में है, वाटर में है, अब स्नैक्स में भी बड़ा एक्विजिशंस के साथ वो आ जाएंगे। तो एक कंप्लीट बास्केट होती है ना किसी भी कंज्यूमर वाली कंपनी की, वो कंप्लीट होती दिख रही है। शायद ये रिएक्शन इसलिए 2% भी मिल रहा है, अभी भाव नहीं आए किस रेट पे हुआ है। एक बार आप जरा इसको एनालिसिस करके बताइए ये किस तरह से फ्रूटफुल है। सवाल मेरे लिए है? यस सर, आपके लिए सर। जी सर। जी जी, देखिए मैं टाटा कंज्यूमर के बारे में ये कहना चाहूंगा कि मैनेजमेंट ने बहुत क्लियरली इसको बोला है कि दे वांट टू एक्सपैंड देयर बास्केट, और इसमें और भी प्रोडक्ट्स डालना चाहते हैं जो कि उनके जो बास्केट है उसके साथ जा सकता है। और क्योंकि टाटा कंज्यूमर और टाटा ग्रुप का स्टारबक्स जैसे चेन में हिस्सेदारी है, तो हल्दीराम शायद उस एंगल से अच्छा फिट होता है, क्योंकि शायद बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो कि
इंट्रोड्यूस कर पाएंगे स्टारबक्स जैसे रिटेल शॉप्स में और रिटेल कर पाएंगे। ये इनका आई थिंक उद्देश्य होगा। और हल्दीराम जैसे आपने जिक्र किया एज ए ब्रांड बहुत ही वेल नोन ब्रांड है, हाउस होल्ड ब्रांड है। पर चैलेंज इसमें एक ही है कि हल्दीराम का आपके सहयोगी ने कहा कि मुझे तो जितना जानकारी था 3 ब्रांचेस हैं हल्दीराम के। एक दिल्ली नॉर्थ में के है, एक ईस्ट के हैं और एक शायद नागपुर के हैं। तो 3 हल्दीराम के हिस्से हैं। कहाँ बात हो रहा है, क्या बात हो रहा है, ये अभी थोड़ा बताना मुश्किल होगा। पर अगर ऐसा कोई एक्विजिशन इनके तरफ से होता है जहाँ पे इनको कंट्रोल मिलता है, ये हम जरूर मानेंगे कि ये बहुत अच्छा होगा कंज्यूमर के फ्यूचर के लिए। बिस्लेरी के थोड़ा सेटबैक हुआ था, बिस्लेरी एक्विजिशन नहीं हो पाया था, वो एक छोटा सा सेटबैक माना जाता है। और ये सेटबैक से बाहर आके एक नया अच्छा एक्विजिशन अगर इनका हो जाता है तो लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही पॉजिटिव मानूंगा। जुमर ने मतलब अपने पोर्टफोलियो के विस्तार के बारे में काफ़ी गंभीर प्रयास किए हैं और उसी दिशा में हल्दीराम के एक्विजिशन को लेकर भी बातचीत चल रही है और सूत्रों के हवाले से ये खबर आ रही है। फिलहाल शेयर हम देख रहे हैं कि बड़ा पॉजिटिवली रिएक्ट कर रहा है, थोड़े से सुस्ती के बाजार में भी 2-2.25% की अच्छी तेजी के साथ फिलहाल ये कारोबार कर रहा है। लेकिन चलिए चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और कि आपको आखिरी घंटे में अभी ट्रेड करना है तो मौके कहाँ पर बन रहे हैं। पहले हम चलेंगे सुदीप शाह के पास। सुदीप बताइए, आपने 2 शेयर कहाँ पर आपको मौके दिख रहे हैं? पहला पिक है एबीबी। एबीबी में हमने देखा एक लॉन्ग टर्म अप ट्रेंड में स्टॉक था और अगर पिछले 3-4 महीने का ट्रेडिंग एक्शन देखे तो 4200 और 4500 के रेंज में स्टॉक ट्रेड कर रहा है। और इस बार भी एक 4350 4300 के आसपास के एक सपोर्ट जोन से स्टॉक ने वापस से एक रिबाउंड किया है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे डेली वीकली चार्ट पे एक अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पे एक बेहतरीन बाय बन रहा है 4400 के स्टॉप लॉस के साथ 4700 के टारगेट के लिए। और दूसरा स्टॉक है जो मुझे अच्छा लग रहा है वो है कोलगेट पाल्मोलिव। अगर हम देखें कि ये जो 2-3 दिन से बाजार में ये निफ्टी, ये बैंक निफ्टी, आईटी स्टॉक्स ये चल रहे थे आईटी स्टॉक्स, और अब आज आईटी स्टॉक्स भी अटक रहे, तो आज एफएमसीजी का एक सपोर्ट मिल रहा है इंडेक्स को। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे कोलपाल एक बहुत अच्छे जगह पे वेल प्लेस्ड एक अच्छा पैटर्न बना रहा है और एक बेस 1900-1950 का बेस बनाने के बाद स्टॉक वापस से कंसोलिडेशन में से ब्रेकआउट दे रहा है। तो यहाँ पे कोलपाल में एक अच्छा बाय बन रहा है 1980 के स्टॉप लॉस के साथ 2100 के टारगेट के लिए। 2018 पर फिलहाल ट्रेड कर रहा है। 2100 का लक्ष्य होगा कोलगेट के लिए और एबीबी का जो लक्ष्य है वो है 4700 का, यानी कि मौजूदा भाव से करीब 200 रुपए ऊपर का। ये 2 शेयर सुदीप की तरफ से। अगले दर्शक अगले मेहमान के पास जाएंगे। अंशुल साथ जुड़ गए हैं। अंशुल जी नमस्कार, आपके शेयर सर कौन से हैं बताइए? अभी क्या दोनों लॉन्ग के सौदे लेकर आए हैं या फिर कुछ शॉर्ट करेंगे? देखिए, दोनों लॉन्ग के सौदे रहेंगे और इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि निफ्टी में एक बॉक्स पैटर्न की फॉर्मेशन है और क्वार्टरली और मंथली वीवैप दोनों के सपोर्ट से निफ्टी ने बाउंस करना स्टार्ट किया है। तो यहाँ से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो रेंज का हाई है 19600 19620, ये निफ्टी पे आराम से टेस्ट किया जा सकता है। और बैंक निफ्टी भी अपने वीकली पिवट रेंज से सपोर्ट लेके अब रिजेक्शन कैंडल की फॉर्मेशन हुई है, तो ये भी ऊपर की तरफ 44600 44800 टेस्ट कर सकता है। तो इसलिए हम दोनों बाई कॉल देंगे। पहला रहेगा मैकडॉवेल 1050 पे, 1020 का स्टॉप लॉस और 1100 का टारगेट। मैकडॉवेल पे एक बड़े रेक्टेंगल की फॉर्मेशन है, 1-2 दिन बड़ी बार बनी थी, उसके बाद 8-10 दिन इसने कंसोलिडेट किया है और आज बड़े वॉल्यूम्स के साथ फ्रेश ब्रेकआउट आ रहा है। तो इसमें 1100 तक के लेवल्स टेस्ट हो सकते हैं। दूसरा इंडियन होटल्स है, इसमें भी एक बड़े बॉक्स की फॉर्मेशन है। 430 पे बाई रहेगा, 424 का स्टॉप लॉस रहेगा और 440 का टारगेट रहेगा। इसमें डबल इनसाइड बार की पैटर्न से ब्रेकआउट आ रहा है। ओपन लो ऑलमोस्ट सेम है और वॉल्यूम्स बहुत अच्छे से राइज हुए हैं। तो यहाँ भी 4 ओके, तो ये रही हमारे एक्सपर्ट्स की आज की स्पेसिफिक रिकमेंडेशंस। अब चलिए ऑप्शन के ट्रेडर्स के लिए जो हम एक सेगमेंट खास लेकर आते हैं, ऑप्शंस का चैंपियन तो 40 हो गए हैं और कुश बोरा हमारे साथ बने हुए, उनसे बात करते हैं। गुड आफ्टरनून
आफ्टरनून। कुछ बताएं, क्या थोड़ा डिफेंसिव की साइड बेट करना चाहिए इस वक्त? कहाँ होगा आपका ट्रेड आज? प्रियंका, वेरी गुड आफ्टरनून टू यू और सारे दर्शकों को भी वेरी गुड आफ्टरनून। वेल, मैं तो डिफेंसिव से बेट नहीं कर रहा हूं। मैं आज का जो मेरा पिक है वो है टाइटन। बट बिफोर आई गो टू दैट एक क्विक अपडेट दे दूं। परसों हमने परसिस्टेंट का 5800 का कॉल डिस्कस किया था। कल उसका टारगेट 1 हिट हुआ है। आज वो टारगेट 2290 के बेहद करीब आया था, तो उसे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ बने रहे उसमें। और कल हमने नवीन फ्लोरिन का 4600 का कॉल डिस्कस किया था 220 के पहले टारगेट के लिए। वो हिट हुआ है, अभी 210 चल रहा है, तो यहाँ पे भी आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ बने रह सकते हैं जिन दर्शकों ने ये कॉल्स उनके लिए हों। आज जो मेरा कॉल है वो है टाइटन पे। देखिए, स्टॉक में एक अच्छी खासी और स्टेडी अप ट्रेंड नजर आ रही है काफी समय से। 20 डे मूविंग एवरेज के तो ऊपर सस्टेन कर ही रहा है। इसके जो की 3150 के रेजिस्टेंस जोन थे, आज उसके ऊपर भी निकला है और सस्टेन कर रहा है। तो यहाँ पे आप और अपसाइड आते हुए देख सकते हैं आने वाले कुछ दिनों में। यहाँ पे आप 3160 का कॉल बाय करें फॉर द प्राइस ऑफ 60। हालांकि फिलहाल थोड़ा ऊपर चल रहा है 65 के करीब, बट इस रेंज में आप बाय कर सकते हैं। टारगेट इसका पहला होगा 75 का, दूसरा टारगेट होगा 90 का, और स्टॉप लॉस आप यहाँ पे लेके चले 45। जो टारगेट और स्टॉप लॉसेस दिए हैं उसके हिसाब से यहाँ पे आपका जो प्रॉफिट पोटेंशियल है वो 11,250 का है, और जो लॉस पोटेंशियल है वो 5,625 का है। तो टाइटन 3160 का कॉल, ये आज का सजेशन रहेगा। टाइटन भी कंजम्पशन में आता है और उसे भी कहीं ना कहीं डिफेंसिव ही माना जाता है। टाइटन 3160 की कॉल 60 रुपये पर इस वक्त कुछ दे रहे हैं, जो चल रही है 75 रुपये पहला लेवल देख रहे हैं वो, और 90 रुपीज़ सेकेंड लेवल देख रहे हैं। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कुछ ये जानकारी देने के लिए और ये ट्रेड हमें बताने के लिए। लेकिन एक बार कुछ और स्टॉक्स पे भी बात कर लेते हैं, क्योंकि आज रुपी जो है वो लगभग 83 के भी नीचे फिसल गया और कमज़ोर हुआ। डॉलर के मुकाबले लगभग 83.16 के लेवल पर चल रहा है, जो लोवेस्ट भी है पिछले 10 महीनों में। एक बार इस पर भी एक डिस्कशन कर लेते हैं। हमारे साथ शिन्हान बैंक के वाइस प्रेसिडेंट कुणाल सोडानी हैं, उनसे बात करते हैं। कुणाल, ये 10 महीने के लोवेस्ट लेवल पर फिर से रुपी का जाने का मतलब क्या है? क्या आगे और रिस्क दिख सकते हैं? तो सबसे पहले हमें इसको दो फैक्टर्स में समझना चाहिए, एक तो डोमेस्टिक और एक ग्लोबली। तो अगर हम ग्लोबल फैक्टर्स की बात करें तो डॉलर इंडेक्स काफी बुलिशनेस दिखा रहा है। 104.80 की तरफ डॉलर इंडेक्स ट्रेड कर रहा है। 105.50 एक काफी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है, बट बिकॉज 10 ईयर यूएस ट्रेजरी यील्ड्स रैली कर रहे हैं एंड यूरो जोन के जो डेटा पॉइंट्स है वो सपोर्टिव नहीं है। जो पीएमआई डेटास जो आ रहे हैं वो सपोर्टिव नहीं है, जिसके वजह से डॉलर इंडेक्स रैली कर रहा है। तो यील्ड्स ऊपर हैं, डॉलर इंडेक्स भी ऊपर है। अगर हम चाइनीज युआन की बात करें तो वो भी एक डेप्रिशिएटिंग मोड पे है। थोड़ा एप्रिसिएशन देखा गया था, 7.24 तक आया था, बट देन वापस से 7.31 7.32 की ओर बढ़ रहा है। एक डेप्रिशिएटिंग चाइनीज युआन भी रुपी के लिए एक रिस्क बन जाता है अगर हिस्टोरिकली हम देखें तो ये तीनों फैक्टर्स सपोर्ट नहीं करते ऑन द ग्लोबल फ्रंट। अगर हम डोमेस्टिक फैक्टर्स की बात करें, ब्रेंट क्रूड प्राइसेस हमें बहुत अफेक्ट करता है। सो कल के जो सप्लाई प्रोडक्शन कट का जो एक्सटेंशन था उसके बाद ऑयल प्राइसेस, ब्रेंट क्रूड प्राइसेस अराउंड $90 पर बैरल के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। अब इससे क्या होता है कि हमारा जो फिस्कल मैथ है, बेसिकली करंट अकाउंट डेफिसिट नंबर्स एंड ट्रेड डेफिसिट नंबर्स, बिकॉज हम इंपोर्ट ड्रिवन कंट्री है, सो ये काफी इंपॉर्टेंट होगा इन्फ्लेशनरी प्रेशर क्रिएट करने के लिए, जिस वजह से डॉलर रुपी थोड़ा ऊपर ट्रेड करना बनता है और इसीलिए 83 के ऊपर भी है। दो चीजें ध्यान रखनी चाहिए। एक, मुझे लगता है कि आरबीआई के जो एक्शन है, आज भी थोड़ा बहुत इंटरवेंशन देखा गया, बट कहीं ना कहीं आरबीआई कंफर्टेबल दिखाई देता है मुझे 83 लेवल्स के ऊपर, बिकॉज हम 2 बार 83 के ऊपर क्लोजिंग दे चुके हैं डॉलर रुपी में। और जो ऑल टाइम लो रहा है वो अक्टूबर 2022 में रहा है 83.28 का, जो इंट्राडे लो था। क्लोजिंग 83 के ऊपर नहीं हुई थी, बट वो एक पहला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल बनता है 83.28 का। ओवरऑल डेप्रिसिएशन मोड मुझे दिखाई देता है, बिकॉज फॉरवर्ड प्रीमियम्स भी बहुत नीचे है, तो एक एक्सपोर्टर के लिए ज्यादा प्रीमियम रिसीव करने के लिए है नहीं, और एक कैरी ट्रेडर के लिए भी ज्यादा प्रीमियम रिसीव करना है नहीं। सो जो भी लोअर लेवल्स आता है वो दे आर टेंड टू बी बॉट, उनको खरीदा जाता है ट्रेडर्स की जगह, और इम्पोर्टर्स के लिए भी काफी बेनिफिशियल है ये लोअर फॉरवर्ड प्रीमियम्स के एक्शन को लेना। सो ऑल इन ऑल मुझे लगता है थोड़ा सा डेप्रिसिएशन बायस रहेगा, डिप्स पे बाय करना चाहिए। ट्रेंड रिवर्सल अगर जब भी होगा, अगर मुझे लगता है कि 82.70 82.65 के नीचे अगर क्लोजिंग हम देखते हैं तो एक कंसोलिडेशन फेज दिखाई दे सकता है। ऑन द राइट साइड 83.28 पहला रेजिस्टेंस है,
बट अगर वो ब्रेक करता है तो 8360 की तरफ मुझे लगता है कि ये बढ़ते हुए दिख सकता है। कुणाल जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आपने अच्छे से सारी चीज़ों को नोटिस करवाया और बताया भी कि किस वजह से कमज़ोर है और आगे की स्थिति क्या रह सकती है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए। आगे बढ़ते हैं। जैसे ही आप रुपया कमज़ोर देखते हैं, आपके माइंड में हमेशा दो चीज़ें सबसे पहले आती होंगी। पहला फार्मास्यूटिकल्स, दूसरा आईटी कंपनीज। क्या इन दोनों में कुछ सौदे हैं? ज़रा चेक करवा लेते हैं। अंशुल, फार्मा और आईटी के अंदर कोई ट्रेड है? मैं सिर्फ रुपये को देखकर इन दोनों शेयर्स में ढूंढ रहा हूँ कोई ट्रेड। मिलेगा तो बताइएगा, नहीं मिलेगा तो छोड़ भी देंगे। देखिए, लास्ट टाइम भी हमने डिस्कस किया था, इन्फोसिस में तेजी दिख रही है और अभी भी इन्फोसिस तेज है। यहाँ से हल्की सी एक डिप मिल जाती है 1460 तक, तो लॉन्ग करना चाहिए। टारगेट अभी भी 1540 के ओपन है, बट ये अगेन स्विंग ट्रेड रहेगा, इंट्राडे ट्रेड नहीं रहेगा। अगले 4 से 5 दिन इसमें समय लगेगा 1540 तक आने में। तो थोड़ा 10 रुपए डिप 1460 तक मिलता है, तो 1440 के नीचे स्टॉप लॉस लगा के लॉन्ग करना चाहिए। ओके, ठीक है। आप सिर्फ एक इन्फोसिस के बारे में बातचीत कर रहे हैं, तो इन्फोसिस पे बकायदा हमने छाप भी दिया है कि बाइंग और डिप्स करें, आपको 1500 प्लस तक के टारगेट्स मिल जाएंगे। लेकिन थोड़ा और कन्विक्शन आ जाने दीजिए इन्फोसिस के अंदर। ये ना पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, चर्निंग के हिसाब से इसको करना चाहिए था लेकिन नहीं कर रहा। जब करेगा तब कि तब इसके अंदर आएंगे। खैर, आगे बढ़ते हैं। एक दो शेयर मेरे पास ब्रेकआउट के भी हैं, जरा मैं उसके बारे में पता कर लेता हूँ। टाटा कॉफ़ी मेरे लिस्ट में आया। जैसे मैंने टाटा कंज्यूमर्स की ये खबर देखी, मैंने बैक टू बैक उसके चार्ट देखे, मेरे को लगा ये शेयर भी चल सकता है। मिस्टर शाह, एक बार आप देखेंगे टाटा कॉफ़ी, टाटा कंज्यूमर्स के साथ ये भी 2.5% ऊपर आया है। जी डिम्पी जी, अगर हम टाटा कॉफी का अगर हम चार्ट देखें तो पिछले 2 साल से तकरीबन स्टॉक 190 और 240 के रेंज में ट्रेड कर रहा है। और पिछले 1-1.5 महीने में हमने देखा है कि स्टॉक ने एक ब्रेकआउट भी दिया है। और हालांकि वो ब्रेकआउट के बाद भी 20-25 ट्रेडिंग सेशन में 240 और 250-55 के बीच में स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है। पर अगर हम डेली, वीकली, मंथली सब चार्ट्स को साथ में लगा के देखें तो एक लॉन्ग टर्म अप ट्रेंड में ही ये स्टॉक नजर आ रहा है। और मुझे लग रहा है कोई भी डिप में हमें ये स्टॉक में एक बाइंग का ही नजरिया रखना चाहिए। अराउंड 245 का एक स्टॉप लॉस इसमें रख के हम 280 और 290 के टारगेट्स के लिए इसमें ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, टाटा कॉफ़ी को लेकर ये व्यू। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि स्पाइसजेट के शेयर ने ज़बरदस्त उड़ान भरी है और हम इसमें कल भी तेज़ी देख रहे थे, लेकिन आज 20% के सर्किट पर यह शेयर पहुंच गया। इस वक्त अगर आप इसको देखेंगे तो 39 रुपये 70 पैसे का भाव है। और ये तेज़ी इस वजह से है क्योंकि कंपनी को जो कंपनियां विमान अपने लीज पर देती हैं, यानी कि लेसर्स, उनके साथ जो इनका विवाद चल रहा है वो सुलझाने को लेकर काफ़ी कोशिशें कर रही हैं। कुछ लेसर्स को इन्होंने इनके जो बकाये थे उसके बदले में इक्विटी जारी किए हैं। लेकिन जरा समझते हैं कि आखिर किस तरह से चीज़ें पॉजिटिव हो रही हैं स्पाइसजेट के लिए, और अभी भी जो कंपनी की स्थिति है वो किस तरह की है, कितनी बकाया है कंपनी के ऊपर, मार्केट शेयर किस तरह का है। ये तमाम मुद्दे समझाने के लिए हमारे साथ हमारे दो सहयोगी समीर दीक्षित हैं जो कि आपको खबर बताएंगे, और माली हालत कैसी है कंपनी की, ग्राउंड रियलिटी कैसी है बताएंगी पूजा। पहले समीर के पास चलेंगे। समीर, आप जरा ये बताइए कि एनसीएलटी ने कहा है लेसर्स को कि आप जाइए मिल बैठ के बातें कीजिए और स्पाइसजेट के साथ विवाद को सुलझाने की कोशिश कीजिए, और यह भी कहा गया है कि जिन लेसर्स को इक्विटी जारी किए गए हैं आप वो रूट अख्तियार कीजिए। जरा बताइए कि कंपनी ने एक्शन क्या लिया है। स्पाइसजेट एयरलाइन जो पिछले कई महीनों से संकटों के दौर से गुजर रही थी, वो अब अपनी मुश्किलें जल्द सुलझाना चाहती है। यही वजह है कि लेसर्स, एयरक्राफ्ट लेसर्स, यानी कि वो कंपनियां जिन्होंने स्पाइसजेट एयरलाइन को किराए पर अपने विमान दिए थे, उनके साथ जो बकाया राशि है, इस मसले पर जल्द समाधान को लेकर के दोनों यानी कि लेसर्स और एयरलाइन एक साथ बैठ करके बीच का रास्ता निकाल सकती हैं। दरअसल ये पूरा मामला एनसीएलटी से होकर के निकल रहा है। 5 लेसर्स ने एनसीएलटी का दरवाजा खटखटाया है और इसको लेकर के सुनवाई 15 सितंबर को होनी है। लेकिन उसके पहले ही एक लेसर के सुनवाई के दौरान एनसीएलटी ने साफ कहा कि ये जो दोनों के बीच में बकाया राशि को लेकर के खींचतान मच रही है, इसको आपस में बैठ करके सुलझा ले ताकि कोर्ट का भी ज्यादा वक्त ना लगे और दोनों बीच का रास्ता निकाल लेंगे तो ये दोनों के लिए फायदेमंद साबित होगा। और इस पर एक तरीके से दोनों तरफ से, दोनों पक्षों से सहमति होती हुई भी नजर आ रही है। आपको बता दें कि सेटलमेंट के लिहाज से स्पाइसजेट एयरलाइन ने पहले भी 9 लेसर्स को करीब 231 करोड़ रुपए के बकाये के बदले में शेयर
शेयर्स अलॉट किए थे और एक सेटलमेंट किया था। कुछ इसी तरीके का रास्ता स्पाइसजेट एयरलाइन अन्य 5 लेसर्स के साथ भी कर सकती है। अभी स्पाइसजेट एयरलाइन के पास में किसी भी लेसर का कोई भी विमान नहीं है। इसका सीधा मतलब यह है कि स्पाइसजेट एयरलाइन के जो फ्लाइट ऑपरेशंस है उस पर इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन फाइनेंशियल्स पे ज़बरदस्त दबाव है क्योंकि जो बकाया राशि इन लेसर्स की है स्पाइसजेट एयरलाइन की तरफ से, तो इसको जल्द सुलझाने के लिए एयरलाइन अब साथ में बैठ करके बीच का रास्ता निकाल सकती है। सिर्फ एयरक्राफ्ट लेसर ही नहीं बल्कि इसके पहले जो पूर्व प्रमोटर कलानिधि मारन है उनकी तरफ से भी स्पाइसजेट एयरलाइन को 380 करोड़ रुपए का भुगतान करना है। वो मामला भी कोर्ट में चल रहा है और उस पर भी एयरलाइन लगातार दलील दे रही है कि वो भी जल्द सुलझ जाएगा। कुल मिलाकर के एयरलाइन की कोशिश ये है, यानी कि अजय सिंह जो कि मौजूदा प्रमोटर है स्पाइसजेट एयरलाइन के, उनकी कोशिश ये है कि वित्तीय देनदारी जो भी है उसको जल्द निपटा करके एयरलाइन को बेहतर परफॉर्मेंस के ट्रैक पर वापस लाया जा सके। ठीक है, कोशिश तो यही है कि कंपनी को बिल्कुल फिर से ट्रैक पर वापस लाया जाए। लेकिन पूजा, आप ये बताइए कि लेसर्स के साथ जो विवाद चल रहा था उसका कंपनी के प्रदर्शन पर कितना असर पड़ रहा था? मार्केट शेयर उन्होंने किस तरह से लूज किया? अब देनदारियां कितनी बनती हैं? जरा ये बताइए कि सेहत किस तरह की अभी कंपनी की? जी देखिए, विवाद का असर तो पड़ रहा था स्पाइसजेट पर, उनके ऑपरेशंस पर, और हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से लगातार उनके मार्केट शेयर में, पैसेंजर लोड फैक्टर में असर पड़ रहा था और इसके चलते जो शेयर धारक थे स्पाइसजेट के उनको भी नुकसान हो रहा था। स्टॉक प्राइस में भी भारी गिरावट हमने देखी थी। पहले तो आपको कंपनी के कर्ज के हालात बता देते हैं कि वो कितने कंसर्निंग थे और जिसके चलते हम देख रहे हैं कि स्पाइसजेट उसके कारण ठीक से अपने ऑपरेशंस भी नहीं कर पा रही थी। अगर कर्ज पर नजर डालें स्पाइसजेट के तो लगातार यहाँ पर बढ़त है। FY20 में करीब 1090 करोड़ के आसपास का कर्ज था कंपनी के ऊपर, जो धीरे धीरे बढ़ता गया। वित्त वर्ष 2022 में 8330 करोड़ हो गया और FY23 में जो लेटेस्ट नंबर्स आए हैं, अगस्त में ही कंपनी ने अपने नतीजे घोषित किए, उसमें 7348 करोड़ का कर्ज कंपनी के ऊपर है। तो भारी भरकम कर्ज है कंपनी के ऊपर, जिसके चलते हम देख सकते हैं कि कंपनी के ऑपरेशंस में भी असर पड़ रहा था। अब अगर कंपनी के मार्केट शेयर पर नजर डालें तो लगातार यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही थी। पिछले 4 महीने का ट्रेंड हम लेकर आए आपके सामने 2023 का। अप्रैल में 5.8% मार्केट शेयर था, मई में 5.4, अब वो गिरा और जुलाई में 4.2% अपने निचले स्तर पर कंपनी का मार्केट शेयर पहुंच गया। और ऐसा ही कुछ हमने पैसेंजर लोड फैक्टर में भी देखा। अप्रैल में 92.2% था और अब वो नीचे गिरकर जुलाई में 88% के पास पहुंच चुका है। तो यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हुई और ये आंकड़े से हम एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कंपनी को अपने ऑपरेशंस को करने में भी कितनी दिक्कतें आ रही होंगी। इसके अलावा और क्योंकि ठीक तरीके से ऑपरेशन नहीं हो रहा था, हम देख रहे थे कि कंपनी लगातार घाटे में चल रही थी और इसका असर कंपनी के प्राइस में भी पड़ा। पिछले 1 साल में 14% टूट चुका है। हालांकि अब हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से विवाद सुलझने की खबर आ रही है, स्पाइसजेट के स्टॉक को एक सहारा भी मिला। पिछले 6 महीने में 5% और अगर 1 महीने में ही देखेंगे तो करीब 24% की तेजी यहाँ पर देखने को मिली है। तो हम देख सकते हैं कि अगर लेजर्स के साथ एक विवाद सुलझता है तो स्पाइसजेट के लिए काफ़ी बड़ी राहत की बात होगी, क्योंकि जिस तरीके से ट्रैवल में एक डिमांड काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है, स्पाइसजेट उसका फ़ायदा नहीं उठा पा रहा है। और अगर ऐसा कुछ होता है तो एक बड़ी राहत की बात होगी स्पाइसजेट के लिए, उनको ऑपरेशन करने में और आसानी होगी। और हम देखेंगे कि धीरे धीरे कंपनी के मार्केट शेयर में भी जो कंपनी खो चुकी है वहां पर भी सुधार देखने को मिलेगा। ठीक है, शुक्रिया पूजा और समीर आपका। सुदीप सर आपके पास आएंगे। स्पाइसजेट हमने 100 रुपए से ऊपर के भी भाव देखे और हमने फिर 25 रुपए के आसपास के भी भाव देखे, और लेसर्स के साथ जो विवाद सुलझने की जो बातचीत निकल के आ रही है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि अब जो मार्केट शेयर उनका है 10% के नीचे का है, तो ये पड़ाव एक है कंपनी की स्थिति को सुधारने की दिशा में, या आपको लगता है कि बड़ा मुकाम है कोई? क्या इसको लेकर बहुत उत्साहित होना चाहिए? डेफिनेटली ये पॉजिटिव डेवलपमेंट है। देखिए, ये डिस्प्यूट किसी के हित में नहीं है। डिस्प्यूट अगर इंडेफिनिटली चलता रहे वो लेसर्स के लिए भी सही नहीं है। तो अगर डिस्प्यूट जल्द से जल्द किसी तरह से रिजॉल्व हो जाए तो लेसर्स के लिए भी अच्छा है और कंपनी के लिए तो जरूर अच्छा है। जैसे अभी आपके सहयोगी भी दिखा रहे थे, कंपनी का परफॉर्मेंस पे बहुत बड़ा असर आ रहा था इस डिस्प्यूट का, और मार्केट शेयर में जबरदस्त गिरावट हो रहा था इनका, डेट लेवल्स बढ़ रहे थे। तो अगर ये कुछ नॉन कैश वे में ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है तो कंपनी के लिए बहुत अच्छा है, जो कि जिसका ऐलान किया जा रहा है शायद।
और अगर ऐसा होता है तो स्पाइस जेट के लिए एक विन विन और लेसर्स के लिए भी एक विन विन फॉर्मूला सामने निकल के आ सकता है, ताकि कंपनी अपने ऑपरेशंस में फोकस करे। यहाँ पे एक चीज मैं बताना जरूर चाहूंगा निवेशकों के लिए, क्योंकि ये तो कंपनी की बात हो गई है, कंपनी के ऑपरेशंस की बात हो गई है, पर एज ए शेयर मार्केट इन्वेस्टर आप थोड़ा सतर्क रहिए, क्योंकि बहुत प्राइस थोड़ा ऊपर चला गया है, बहुत जबरदस्त अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिला है, आज भी देखने को मिला है। थोड़ा सोच समझ के काउंटर वॉच करके फिर हिस्सेदारी खरीदिए, जल्दबाजी करके काउंटर में एंट्री मत लीजिए। अभी भी बहुत सारी दिक्कतें हैं, और क्योंकि ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस बढ़ रहे हैं, एटीएफ प्राइसेस भी बढ़ जाएंगे शायद आने वाले दिनों में, और इससे प्रॉफिटेबिलिटी पे वापस दबाव आएगा एंटायर एयरलाइन इंडस्ट्री का। तो इस माहौल में थोड़ा सोच समझ के हिस्सेदारी खरीदना चाहिए। ठीक है, सोच समझिए, क्योंकि भाव काफ़ी ऊपर चले गए हैं और उसके बाद ही आपको कोई फैसला लेना चाहिए। एक छोटा सा ब्रेक लेने का वक्त हो गया है, लेकिन बाजार में हम देख रहे हैं कि ठीक ठाक सुधार है, लेकिन वो सुधार वहीं जाकर थमता हुआ फिर से दिख रहा है। 19,600 के ऊपर ब्रीफली मार्केट निफ्टी गया था, लेकिन फिर से सुधार हम देख रहे हैं कि हरे निशान में निफ्टी आ गया है। 5-6 अंकों के आसपास की मामूली बढ़त है और टाटा कंज्यूमर लीड कर रहा है। 3.5% के आसपास की तेजी टाटा कंज्यूमर के शेयर में हो गई। हल्दीराम वाली जो खबर आई थी, हालांकि अभी पुष्ट नहीं हुई है, सूत्रों के हवाले से खबर है, लेकिन जरूर बाजार उसको चीयर कर रहा है। निफ्टी बैंक में हालांकि 200 अंकों के आसपास की नरमी है। ये नरमी ज्यादा होती अगर एचडीएफसी बैंक भी अगर आज कमजोरी का संकेत देता है या फिर सपाट सुस्त रहता। एचडीएफसी बैंक है 1% ऊपर, उसके बावजूद निफ्टी बैंक है करीब 180 अंक नीचे। कुछ दूसरी पॉकेट्स की बात करते हैं जहां पर अच्छी मूव दिख रही है, और उनमें से एक मूव फर्टिलाइजर स्टॉक्स में है, और कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आ रही हैं हमारे पास कि एनबीएस फर्टिलाइजर की सब्सिडी में बढ़ोतरी हो सकती है। क्या और डिटेल्स हैं, ये प्रकाश प्रियदर्शी हम तक लेकर आए, आइए उनसे बात करते हैं। देखिए, सूत्रों के हवाले से हमें एक्सक्लूसिव जानकारी मिल रही है कि सरकार एनबीएस कैटेगरी के जो फर्टिलाइजर प्रोडक्ट्स हैं उस पर सब्सिडी की रकम में बढ़ोतरी कर सकती है। सूत्र बता रहे हैं कि इस प्रस्ताव पर अभी विचार किया जा रहा है, और इसके पीछे की जो सबसे बड़ी वजह है वो ये है कि इंटरनेशनल मार्केट में पिछले कुछ समय से जो एनपीके कैटेगरी के जो फर्टिलाइजर्स हैं उसकी कीमतों में बढ़ोतरी देखने को मिली है। आंकड़ों पर अगर आप नज़र डालें तो पिछले कुछ समय से जो एनपीके कैटेगरी के फर्टिलाइजर प्रोडक्ट्स हैं उस पर प्रति टन $150 की बढ़ोतरी देखने को मिली है, और सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी जो है वो डीएपी प्राइसेस में देखने को मिली है। इसको ध्यान में रखते हुए फर्टिलाइजर मंत्रालय जो है इस प्रस्ताव पर विचार कर रहा है। स्टेक होल्डर्स के साथ चर्चा की जा रही है, और दो पहलुओं पर मुख्य रूप से फोकस किया जा रहा है। पहला तो ये कि इंपोर्ट प्राइसेस इस वक्त क्या हैं और आने वाले दिनों में उसकी स्थिति क्या रह सकती है, और साथ ही साथ इस वक्त फर्टिलाइजर की जहां तक बात है डिमांड और सप्लाई का सिचुएशन क्या है देश के अंदर। इन दो पहलुओं को ध्यान में रखते हुए इस प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है। सूत्र हमें बता रहे हैं कि रबी सीजन के लिए न्यू रेट्स का ऐलान सरकार कर सकती है, जिसकी शुरुआत अक्टूबर महीने से होती है। इसके पीछे की जो सबसे बड़ी वजह है वो ये है कि सरकार ये चाहती है कि कंपनियों को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट दिया जाए, ताकि वो जो पर्याप्त वॉल्यूम है फर्टिलाइजर का वो इंपोर्ट करें, उसमें कमी ना करें, ताकि डोमेस्टिक मार्केट में जो उपलब्धता है उसको बनाकर रखने में मदद मिल सके। तो सब्सिडी का मिलना तो खैर फर्टिलाइजर कंपनियों के लिए अच्छा ही होता है, और हम देख भी रहे हैं उनमें एक अच्छी मूव है। ये खबर कंट्रीब्यूट करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया प्रकाश। एक बार क्विक चेक ले लेते हैं। 17.5% फैक्ट जैसे स्टॉक चल रहे हैं, आरसीएफ जैसे स्टॉक्स में अच्छी खासी 6% की मूव है। मेजरली जो इन कंपनियों में इतना जो बड़ा गेन मिल गया, क्या एक बार के लिए प्रॉफिट बुक कर लें, एक बार एग्जिट कर लें, या फिर अभी राइड ही करें? सुदीप शाह प्लीज बताएं, टेक्निकल चार्ट बताएं। जी हाँ, अगर हम आरसीएफ और जो फर्टिलाइजर कंपनीज की अगर बात करते हैं तो एक अच्छा मोमेंटम ये स्टॉक्स में बना हुआ है, और ये मुझे ऐसा लग रहा है कि ये एक कंसोलिडेशन जो पिछले 4-5 महीने का ये स्टॉक्स में देखा था, उसके बाद ये अभी तो शुरुआत है, ये सिर्फ ब्रेकआउट अभी दिया है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे डेली वीकली दोनों टाइम फ्रेम पे चार्ट्स बेहतरीन है, और यहाँ पे आरसीएफ में भी कोई भी डिप पे हम ले सकते हैं, बाई कर सकते हैं, और 123 के स्टॉप लॉस के साथ 155-160 का टारगेट्स मुझे लगता है आरसीएफ में हम आते हुए देख पाएंगे। तो ये तो बात हुई ये फर्टिलाइजर स्टॉक्स की, जहां पर आपको आरसीएफ पे एक ऊपर का लेवल दिखता है, लेकिन कुछ और स्टॉक्स आज एक स्टॉक है बजाज इलेक्ट्रिकल्स, जिसमें 2-2.5% की मूव है। इसमें इनके डीमर्जर का भी ट्रिगर है, एक अपने बिजनेस को डीमर्ज करके अलग से लिस्ट कराना चाहते हैं, उसका एक ट्रिगर है, लेकिन उसी ट्रिगर पर कई बार स्टॉक में अच्छी मूव होती है।
इस स्टॉक को भी डिस्कस करेंगे, लेकिन इस वक्त पहले हमारे साथ शरद हैं और वो एक खबर लेकर आए हैं। आइए शरद से समझते हैं। इनफैक्ट शरद ने ये खबर हमें कुछ समय पहले भी बताई थी बजाज इलेक्ट्रिकल्स पे, मुझे याद है क्या खबर है। में शरद, आज कौन सी इंटरेस्टिंग खबर लाए हैं आप? जी बिल्कुल प्रियंका, सबसे पहले जो है फोकस में रहेगा होम फर्स्ट फाइनेंस, और हमारी जो डीलर से बात हो रही है तो यहाँ पे बहुत सारे काउंटर्स में HNI बाइंग देखने मिल रही है। अब याद रखिए जो वॉल्यूम्स आई है स्टॉक में वो भी ऑलमोस्ट 3 टाइम्स उनके 20 डे एवरेज पे आई है, और की DI जो ऑलरेडी इन्वेस्टेड है कंपनी में, वहाँ पे दिग्गज इन्वेस्टर्स हैं जैसे कि इन्वेस्को म्यूचुअल फंड हुआ और सुंदरम म्यूचुअल फंड हुआ। हाल ही में जो है हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज में जो है ओवरऑल एक अच्छी इंटरेस्ट देखने मिल रही है, क्योंकि एक टाइप से कह सकते हैं रियल एस्टेट की जो डिमांड है स्पेशली फेस्टिव सीजन में, उसमें एक मोमेंटम देखने मिल रही है। और कंपनी हाल ही में कॉन्फ्रेंसेज में भी आई थी जहाँ पे मार्केट इन्वेस्टर्स का जो रुचि है वो बना हुआ है। स्टॉक अब जो है अपने ऑलमोस्ट 10 मंथ हाई लेवल्स पे है, और जेफरीज की भी रिसेंटली नोट आई थी कंपनी में, और उसमें उन्होंने कहा था कि जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज है वो अभी तक उतनी तरह कंज्यूमर NBFCs के जैसा रनअप नहीं किया है, तो यहाँ पे वैल्यूएशंस अट्रैक्टिव है और आगे जाते हुए कुछ इंपॉर्टेंट टेल विंड्स भी देखने मिल रहे हैं। इसके अलावा ऑफकोर्स जो है एक इंटरेस्ट रेट सब्सिडी की जो रिवाइवल जो पॉपुलिस्ट प्लान्स होती है वो भी देखा जा सकता है, तो उसके कारण जो है ये आपके हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज में री रेटिंग देखने मिल सकती है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट ट्रिगर रहेगा कंपनी के लिए। ठीक है, ये होम फर्स्ट फाइनेंस पे रिगार्डिंग खबर है। हालांकि इसकी पूरी स्टोरी जो है हाउसिंग फाइनेंस के ग्रोथ पे ही जुड़ी हुई है, जो आप इसके अंदर खबरों के अंदर पॉइंट्स के तौर पर देख पा रहे होंगे। अंशुल, एक बार जल्दी से आप इस शेयर को चेक करेंगे। होम फर्स्ट फाइनेंस कोई ट्रेड है तो बताइएगा, खबर तो बता दी हमने। देखिए होम फर्स्ट फाइनेंस में लगभग 15 दिन की एक रेंज बनी हुई है, 880 ऑन द अपसाइड और 828 ऑन द डाउनसाइड। तो इसमें अगर ब्रेकआउट आता है 884 885 के ऊपर तो ही इसमें ट्रेड बनेगा, और ट्रेड बनेगा जिसका टारगेट होगा 966 का। तो थोड़ा सा ब्रेकआउट का वेट करना चाहिए, उसके बाद ही इसमें बाई बनेगा। ठीक है, एक शेयर और जरा पता कर लेते हैं। FL इंडिया एक बार चेक करेंगे। अंशुल आप ही चेक कीजिए, FL इंडिया लेके आइए सामने। FL इंडिया आज भी 2.5% ऊपर है, 3-4 दिन पहले भी हमने नोटिस करवाया था शेयर। कोई ट्रेड है तो बताइए सर। देखिए FL इंडिया में आज बेहतरीन ब्रेकआउट बना है, ओपन लो की फॉर्मेशन है और 3 टाइट वीक्स से ब्रेकआउट आया है। और वॉल्यूम अगर देखें तो 50 डे एवरेज वॉल्यूम के अगेंस्ट में 200% का वॉल्यूम राइज है। तो बेहतरीन ब्रेकआउट है, फॉर्मेशन बहुत अच्छी है, वॉल्यूम बहुत तगड़ा आया है। एक हल्का सा रेजिस्टेंस 1145 पे रहेगा, 1145 निकलते से इसमें फॉलो थ्रू बाइंग भी मिलेगी, 1208 का टारगेट रहेगा। तो इसमें इमीडिएटली लॉन्ग पोजिशंस यहाँ पे भी इनिशिएट कर सकते हैं, और 1145 के ऊपर लॉन्ग पोजीशंस को ऐड करना चाहिए। ठीक है, FL इंडिया पर ये व्यू। सुदीप सर, हम देख रहे हैं कि ये पेपर शेयर आज बहुत ही कड़क हैं। आप ओरिएंट पेपर देखिए, आंध्रा पेपर देखिए, इसमें 12 से 18% के आसपास के उछाल इन शेयरों में दिख रहे हैं। एक तरफ ये कहा जा रहा है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी से फायदा होगा इनको, कहीं ना कहीं त्योहारी जो डिमांड आ रही है उसका भी ट्रिगर है। आपको लगता है कि ये तेजी यूं ही जारी रहेगी क्या? अगर हाँ तो कोई शेयर ऐसे हैं जहां इस स्तर से भी जहां पर मौके बन रहे हो? जी बिल्कुल जारी रहेगा। ये लॉकडाउन जैसे जैसे खुलता गया तब से पेपर शेयर में एक ट्रैक्शन देखने को मिला है। सारे पेपर कंपनीज के परफॉर्मेंस अच्छे हो रहे हैं और आने वाले दिनों में भी इसका उम्मीद है। ग्लोबली पेपर प्राइसेस बढ़ गए हैं और जो ये ट्रेंड है ये बरकरार रहने की उम्मीद है। जैसे आप कह रहे थे कुछ पॉलिसी चेंजेस भी हो रहे हैं, उसके चलते पेपर कंजम्पशन बढ़ने की उम्मीद है। पेपर इज बीइंग यूज्ड इंस्टेड ऑफ प्लास्टिक मोर एंड मोर इन एवरी पॉसिबल एप्लीकेशन। हर जगह पे पेपर का यूज बढ़ाने की कोशिश की जा रही है क्योंकि ये एनवायरमेंटली फ्रेंडली माना जाता है। तो लॉन्ग टर्म हम पेपर इंडस्ट्री पे पॉजिटिव है और इसमें अगर स्पेसिफिक कहीं खरीदारी करना है तो आंध्रा पेपर, जेके पेपर में खरीदारी की जा सकती है। ठीक है, आंध्रा पेपर और जेके पेपर अभी भी खरीदारी के लिए ये शेयर ठीक लग रहे हैं। आप जरा सुदीप शाह, आप जरा चेक कीजिए एस्कॉर्ट्स के शेयर को, क्योंकि हम इसमें लगातार तेजी का दौर देख रहे हैं और रिकॉर्ड ऊंचाई पर में ये शेयर ट्रेड भी कर रहा है एस्कॉर्ट्स कुबोटा का। और ये तेजी तब से बनी जब से कुबोटा ने इनका अधिग्रहण किया है। 2 साल में करीब ये शेयर ऑलमोस्ट डबल हो गया या उससे ज्यादा ही हो गया। एस्कॉर्ट्स में आप कितनी तेजी देख रहे हैं? कहीं थोड़ा रिस्की तो नहीं हो गया अब ये? जो हिसाब से अगर हम एस्कॉर्ट्स का एक
पिछले 1.5-2 महीने की अगर चाल देखे कि 2200 मेरे ख्याल से 2100-2200 से ये स्टॉक चला है 3300 तक, और अगर वो हिसाब से एक ट्रेंड के हिसाब से देखें तो ट्रेंड स्ट्रांग है, बट एक बहुत कम समय में इतना बड़ा उछाल आ गया है। तो मुझे लग रहा है कि अगर किसी के पास ये लेवल से, मुझे फ्रेश एंट्री के लिए मैं इसको सजेस्ट नहीं करूंगा, बट अगर किसी के पास ये स्टॉक है, किसी के पास ये डिलीवरी में पड़ा है, तो यहाँ पे एक रिवाइज स्टॉप लॉस करके चले 3000 का, जो एक सपोर्ट लेवल है, जो पिछले 7-8 सत्रों से 3000 के लेवल के नीचे स्टॉक टूट नहीं रहा है, और हर बार 3000 3050 के आसपास आता है, तो वहां से बाउंस अच्छा मिलता है। तो मुझे लग रहा है एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के मैकेनिज्म से हमें ये स्टॉक को होल्ड करना चाहिए। 3000 अगर टूट जाता है तो इसमें एक बार प्रॉफिट बुक करके निकल ले, लेकिन अगर 3000 जब तक होल्ड करता है तो एक बार 3300 3350 भी रिविजिट कर सकते हैं, बिकॉज ट्रेंड स्ट्रांग है। स्ट्रॉन्ग है, और इसमें 16 सितंबर को जो इनका ट्रैक्टर प्राइस हाइक की एक न्यूज़ है वो अब भी प्ले आउट हो रही है। हालांकि स्कॉट्स चला है 2000 से, या अगर आप देखें पिछले 3-4 महीनों से इनफैक्ट अच्छी खासी मूव, पिछले 6 मंथ्स का अगर चार्ट देखें तो 2000 से लेके 3155 तक आपने ये चाल भी देखी है। अभी फिलहाल फ्रेश ट्रिगर पर देखिए 60% चल चुका है स्टॉक 6 महीने में पिछले, और अभी जो नया फ्रेश ट्रिगर है जिस पर अब भी बाजार में, जिस पे अब भी ये रिएक्शन दे रहा है, वो इनकी प्राइस हाइक की खबर है। लेकिन कौन से स्टॉक्स हैं, कौन से ट्रेड्स हैं जो पॉसिबल कैरी फॉरवर्ड ट्रेड्स भी हैं, या फिर BTST STBT ट्रेड्स हैं, वो समझ लेते हैं। अंशुल, आप बताएं आपके आज के कैरी फॉरवर्ड या STBT BTST ट्रेड्स क्या होंगे? देखिए, सिप्ला में काफी अच्छा ट्रैक्शन है, पूरे सेक्टर में बहुत अच्छा ट्रैक्शन है। सिप्ला में 1269 एक ब्रेकआउट पॉइंट है, करंट मार्केट प्राइस से BTST करना चाहिए। 1269 निकलता है तो अपनी पोजीशंस को ऐड करना चाहिए। 1307 का टारगेट रहेगा। दूसरा जो रहेगा वो TVS मोटर्स का रहेगा। सेक्टर में पूरी चाल है, एक बड़े फ्लैट बेस से ब्रेकआउट दिया है, फॉलो थ्रू मूव ले रहा है। कल इनसाइड बार थी, आज ओपन लो के साथ ब्रेकआउट आया है, वॉल्यूम्स ऑन द राइज हैं। 1480 से BTST करना चाहिए, 1510 का इमीडिएट टारगेट मिलेगा। इसमें स्टॉप लॉस आज का लो 1458 के नीचे आएगा। ये तो अंशुल का एक ट्रेड हुआ है BTST TVS मोटर पर, और TVS मोटर जिस अग्रेशन के साथ अपना मार्केट शेयर बढ़ा भी रहा है, इलेक्ट्रिक, और इनका इनफैक्ट एक IPO भी आना है, और EV डिवीजन में जिस अग्रेसिव स्ट्रैटेजी के साथ चल रहा है TVS मोटर मर, आप इस वक्त ऊपर के लेवल्स और देख सकते हैं, टेक्निकली भी चार्ट्स पर दिख रहे हैं अंशुल को। सुदीप के भी ट्रेड समझते हैं। सुदीप, आपके भी क्या होंगे BTST STBT ट्रेड्स? मेरा BTST ट्रेड है टाटा कंज्यूमर। हम ये देख रहे हैं कि आज लास्ट 1-1.5 घंटे में ये न्यूज के हिसाब से, बट ये बहुत अच्छा OI ऐड हो रहा है ये स्टॉक में, और एक स्टॉक अपने सबसे उच्च दौर पे आ रहा है, मतलब एक कंप्लीटली एक कंसोलिडेशन में से एक ब्रेकआउट हम होते हुए देख रहे हैं। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे डेली वीकली दोनों टाइम फ्रेम पे चार्ट्स बहुत स्ट्रांग है, और जो हिसाब से मोमेंटम बना हुआ है, मुझे लग रहा है ये कल 910 तक स्टॉक हम देख पाएंगे, और इसके लिए 865 के सपोर्ट स्टॉप लॉस के साथ हमें इसे बाय करना चाहिए। ओके, ठीक है। कुछ एक ऐसे शेयर्स भी चेक कर लेने चाहिए जहां पर आज एकाएक वापस से थोड़ा मोमेंटम आया है, जैसे गैस वाले स्टॉक्स में आप सुबह से आपको नोटिस कर रहा हूँ। MGL क्या BTST का कैंडिडेट है, एक बार ये पता करते हैं। AB फैशन रिटेल, एक बार जरा ये भी दिखाइएगा। MGL दिखाइए IGL की जगह, MGL 4%। एक बार जरा AB फैशन भी दिखाइए। AB फैशन रिटेल के नाम से कंपनी, सुबह हमने आपको कॉल दी थी। ये फ्लैट है, आज कुछ खास बड़ा मूव नहीं आ रहा है इसके अंदर। ठीक है, MGL के पता करते हैं। अंशुल, MGL को BTST करें क्या? देखिए, MGL में बेहतरीन ब्रेकआउट आया है, लगभग 263% का एवरेज वॉल्यूम से राइज आया है। ओपन लो की फॉर्मेशन है, इसमें भी अभी गुंजाइश बची हुई है 1110 रुपए तक के लिए। तो इसमें BTST करना चाहिए, लेकिन BTST का टारगेट 1095 का रहेगा। थोड़ा सा 1-2 दिन का समय देते हैं तो 1100-1120 के लेवल मिल सकते हैं। बेहतरीन वॉल्यूम से और ओपन लो की फॉर्मेशन है। वीकली चार्ट पे भी 3 टाइट वीक से ब्रेकआउट दे रहा है, तो 2-3 दिन इसमें और ये ट्रेड कंटिन्यू रहना चाहिए। ठीक है, एक शेयर में को और पता करना, जुबिलेंट लाइफस्टाइल, कल जुबिलेंट फूडवर्क, वो कल सबकी लिस्ट में था। आज ऐसा नहीं कि गिर गया, आज भी चल रहा है, बट कल जैसी स्पीड नहीं है। स्वाभाविक सी बात है, नहीं भी होगी, बड़ा शेयर है, फेंडो का शेयर है, सीजनल प्लेस दिखाता है, लेकिन फिर भी आज का मोमेंटम ये इंडिकेट कर रहा है कि शायद अभी और चल सकता है। तो क्या इसको BTST करना चाहिए? सुदीप शाह, ये सवाल आपसे है, इसको भी BTST करें क्या?
जी जरूर। जुबिलेंट फूड को भी मुझे लगता है कि बीटीएसटी करना चाहिए, बिकॉज अगर हम देखें कि जो इस सबसे पिछले 3-4 दिन में एक अच्छा मूव आया है अराउंड 30 अगस्त के बाद से 485 से जब स्टॉक ने चलना चालू किया और एक अच्छा ट्रेंड पकड़ा है, तो इसमें पिछला जो एक स्विंग रेजिस्टेंस था 7 अगस्त को 532 का स्टॉक अब उसके ऊपर सस्टेन कर रहा है। डेली, वीकली, मंथली सभी टाइम फ्रेम पे एक अच्छा रिवर्सल पैटर्न ये एस्टेब्लिश कर रहा है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे अगले कुछ दिन में बहुत अच्छा मोमेंटम हम देख पाएंगे। बीटीएसटी भी कर सकते हैं, और 2-3 दिन के पर्सपेक्टिव से भी अगर हमें पोजिशनली इसको होल्ड करना है तो 520 के स्टॉप लॉस से 565, 570 के टारगेट्स के लिए भी हम जुबिलेंट फूड बाय कर सकते हैं। ठीक है, 565, 570 के लक्ष्य के लिए भी जुबिलेंट फूड को खरीद सकते हैं। लेकिन बाजार की हम देख रहे हैं कि रंगत थोड़ी सी बदल सी गई है और पिछले कुछ मिनटों में जो रिकवरी आई है वो बहुत ही शानदार है। शो की शुरुआत हमने की थी, इससे नीचे था करीब 100 अंक का, और अब देख रहे हैं कि 19,624, करीब 100 अंकों के आसपास की रिकवरी निफ्टी में आ गई है। निफ्टी बैंक की बात करें, जो 200 अंक कमजोर था वहां पर कमजोरी रह गई है 80-85 अंकों के आसपास की। और इस रिकवरी को जो दम मिल रहा है वो मिल रहा है साफ तौर पर देखने की। अगर आप बड़े हेवीवेट्स को खोजेंगे तो एचडीएफसी बैंक 1.5% ये मजबूती के साथ ये शेयर ट्रेड कर रहा है। दिन की ऊंचाई पर फिलहाल कारोबार कर रहा है। 1600 रुपए के आसपास के भाव इसके आ गए हैं। इसके अलावा ब्रिटानिया, आईटीसी, टाइटन जैसे स्टॉक्स भी बाजार को मदद कर रहे हैं। लेकिन टॉप गेनर है टाटा कंज्यूमर। हल्दीराम को खरीदने को लेकर जो खबर आई है उससे पूरा का पूरा माहौल चेंज हुआ है, और कंजम्पशन स्पेस में इस खबर ने, हम देखिए अब ब्रिटानिया, आईटीसी जैसे शेयर भी पीछे 1 से 1.5% के आसपास की मजबूती के साथ ये चल रहे हैं। अंशुल, अब आप जरा ना एचडीएफसी बैंक को लेकर ही व्यू दीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग जानना भी चाह रहे होंगे क्या इसमें कोई ट्रेड बनता है, क्योंकि 1600 रुपए का भाव इसमें फिर से आ गया है। एचडीएफसी बैंक कैसा लग रहा है आपको बीटीएसटी करने के लिए? देखिए, एचडीएफसी बैंक में एक रेंज बनी हुई है जो 1600 ऊपर में और 1558 नीचे में, ऑलमोस्ट 1600 पे आके ट्रेड कर रहा है। तो 1600, 1602 अगर निकल जाता है तो इसमें बीटीएसटी कर सकते हैं। 1620 तक का टारगेट रहेगा, क्योंकि वहीं पे 50 डे मूविंग एवरेज है, वो बड़ा रेजिस्टेंस साबित होगा। तो बीटीएसटी या एक दिन का और ट्रेड कैरी कर सकते हैं 1620 के व्यू के साथ। और थोड़ी देर पहले हमने निफ्टी में बताया था कि ये क्वार्टरली वीवैप से चलना स्टार्ट किया है। रेंज के अपर एंड पे आ गया है, 19645 रेजिस्टेंस है। इसमें भी एक बीटीएसटी ले सकते हैं लगभग 19700, 19720 के टारगेट के साथ। ठीक है, तो एचडीएफसी बैंक 1620 के लक्ष्य के लिए खरीद सकते हैं, यहां पर बीटीएसटी करने की सलाह है। सुदीप, हम देख रहे हैं कि राइस स्टॉक्स, केआरबीएल और एलटी फूड्स करीब 5-5% के आसपास की तेजी इन दोनों शेयरों में दिख रही है। कहीं आपको इसमें तेजी के मौके दिख रहे हैं? खरीदने की सलाह देंगे आप? जी, सवाल मेरे लिए है। लग रहा है सुदीप शाह जी, आपके लिए सर ये सवाल है, क्या ट्रेड के लिए कहीं मौके बन रहे हैं इसमें? जी, अगर हम केआरबीएल और एलटी फूड्स दोनों को देखें तो मुझे लग रहा है केआरबीएल का चार्ट ज्यादा स्ट्रांग है और वो आउट परफॉर्म कर रहा है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे केआरबीएल में भी एक अच्छा मौका बनता हुआ दिख रहा है, क्योंकि जो पिछले 3-4 महीने का जो कंसोलिडेशन है स्टॉक, उसमें से ब्रेकआउट तो दे ही रहा है, पर स्टॉक ने एक अपना जो एक बहुत महत्व का एक स्विंग रेजिस्टेंस था 415, 420, जहां पे पिछली बार भी फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में भी वहीं से स्टॉक ने एक रेजिस्टेंस लिया था। आज स्टॉक ने उसको वॉल्यूम के साथ क्रॉस किया है। तो मुझे लग रहा है एक अच्छा मोमेंटम केआरबीएल में बना हुआ है। सभी टाइम फ्रेम पे चार्ट स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं। तो 420 के स्टॉप लॉस के साथ 470 के टारगेट के लिए मुझे लग रहा है इसमें केआरबीएल में हम बाय कर सकते हैं। काउंटर्स में केआरबीएल पर 7% की तेजी यहाँ देखने को मिल रही है और यहाँ पर अब भी होल्ड की राय है। तो ये कई सारे जो क्यूएसआर स्पेस के काउंटर्स हैं, खाने पीने वाले काउंटर्स हैं, वो वैसे भी बहुत अच्छे चल रहे हैं बिकॉज ऑफ द मेगा इवेंट्स जो आने वाले हैं, क्रिकेट और G20 के कारण लोगों के पास छुट्टियां बहुत है नॉर्थ साइड में। तो ऑफकोर्स लेकिन इस बीच एक और खबर जो आई है वो आई है इन स्विफ्ट लैब को लेकर। अपर सर्किट पे क्यों है काउंटर, इसके पीछे की रीजन सृष्टि हमें बताने के लिए हमारे साथ जुड़ गई हैं। आप सृष्टि बताएं। इन स्विफ्ट लैब, जी हाँ, खबरों में है क्योंकि यहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट बोल लीजिए हुआ है, क्योंकि कंपनी
कंपनी ने 96% जो कि उनका पूरा रेवेन्यू जो कि आता था एपीआई और क्रैम्स बिजनेस से, इस पर्टिकुलर डिवीजन को अब बेच दिया है। एक बेहद अहम, क्योंकि आप देखिए 96% यानी मोटा मोटी पूरा अपना कारोबार इनस्विफ्ट लैब ने जो है बेचती हुई नजर आई है। ये कंपनी जो है अपना पूरा कारोबार जो है सिंथीमिड लैब्स प्राइवेट लिमिटेड को बेच रही है, जिसकी एंटरप्राइज वैल्यू 1650 करोड़ बताई जा रही है। और इसी के चलते आप स्टॉक में 20% का अपर सर्किट भी देख रहे हैं। बोर्ड ने आज इसको अप्रूवल दिया है, जहां पे कंपनी का ये कहना है कि 850 करोड़ इसकी इक्विटी वैल्यू बताई जा रही है और 850 करोड़ का जो कर्ज था वो कंपनी जो है अब चुकाती हुई नजर आएगी। और साथ ही साथ अगर हम देखें तो और क्या इंटरेस्टिंग है, क्योंकि लगभग पूरा जो अपना रेवेन्यू स्ट्रीम है वो बेचती हुई नजर आई है। और एपीआई बिजनेस कंपनी का कहना है कि 1152 करोड़ का इसका पूरा टर्नओवर था, बट इसकी जो नेट वर्थ बताई जा रही है वो 362 करोड़ के आसपास है। तो ये इस इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट के बाद हमने देखा कि स्टॉक में तेजी है। और साथ ही बोर्ड ने ये भी अप्रूवल दिया है कि इनस्विफ्ट लैब और इनस्विफ्ट लिमिटेड, ये 2 लिस्टेड कंपनीज हैं स्टॉक एक्सचेंजेस पे, इनका भी आने वाले समय में हम मर्जर होता हुआ देखेंगे। पर कंपनी साथ ही जो है सिंथेमिड लैब्स जो कि जिसको ये अपना पूरा कारोबार एक तरीके से बेच रही हैं, यहाँ पे इक्विटी के ज़रिए उन्होंने एक माइनॉरिटी स्टेक रखा है, करीब 8.5% की जो है उन्होंने हिस्सेदारी इस पर्टिकुलर कंपनी ने बनाई है। तो जो भी एपीआई से कारोबार होगा आने वाले समय में, उसका इनडायरेक्टली फ़ायदा जो है इनस्विफ्ट लैब को मिलेगा, बट सिर्फ 8.5% की यहाँ पे बढ़त देख सकते हैं। तो ये पूरा जायज़ा, ये पूरी डिटेल्स इनस्विफ्ट लैब को लेके और स्टॉक में करीब 20% का हम अपर सर्किट देख रहे हैं। अपर सर्किट और डिटेल्स, क्रूशल डिटेल्स हमें सृष्टि बता रही थी। एपीआई कारोबार और साथ ही क्रैम्स कारोबार की बिक्री को मंजूरी बोर्ड से मिली है, जिसके बाद आप ये मूव देख रहे हैं और मर्जर की भी आगे चल के बात करने की बातें हो रही हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सृष्टि, ये सारी डिटेल हमें समझाने के लिए कि क्यों अचानक से इतनी बड़ी तेज़ी आई है। 20% का सर्किट अभी अब से कुछ देर पहले ही लगा और मूव दिखी, और उसके बाद उसका रीज़न था कि बोर्ड से जो अप्रूवल्स मिले हैं। ठीक है, लेकिन इस बीच आज के पूरे दिन के कारोबार को रैप कर लेते हैं। आज हमने फिर से देखा एक टाइट रेंज में ही आपको, इनफैक्ट 2-3 बार डायरेक्शन आपको आज इंडेक्स में फिर से बदलती हुई दिखाई दी। हालांकि निफ्टी आप 19,600 के ऊपर देखेंगे, पर बैंक निफ्टी से वो स्ट्रेंथ और वो कन्विक्शन स्ट्रांगली नहीं आ रही, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि यहाँ पर मूव जो है पूरी तरह से नहीं निकल पा रही। बैंक्स का सपोर्ट वो भी बहुत स्प्लिट वे में देखने को मिल रहा है आज। इनफैक्ट इंटरेस्टिंगली सुदीप, एचडीएफसी बैंक से अच्छी कंट्रीब्यूशन कल से इनफैक्ट आप देखें तो कहीं ना कहीं एचडीएफसी बैंक वैल्यू अमर्ज होने लग गई थी। इतने समय से चले नहीं थे स्टॉक्स। प्राइवेट बैंक्स में एचडीएफसी बैंक को थोड़ी सी मूव आपको आईसीआईसीआई बैंक से भी चलने की शुरू हुई, लेकिन फिर भी बैंक निफ्टी की वो कंट्रीब्यूशन क्या निकल कर आ रही है? आप इस वक्त बैंक्स पे कितना क्या व्यू बना रहे हैं, और स्पेशली एचडीएफसी बैंक पे? हमारा व्यू पॉजिटिव है। पिछले करीब 1-1.5 महीने से जो पुराना जो इश्यूज थे, एक तो पहले एचडीएफसी बैंक के कुछ टेक्नोलॉजी रिलेटेड इशू के कारण रेगुलेटर ने कुछ रेस्ट्रिक्शन लगाए थे, वो दूर हो गए। और जो एचडीएफसी लिमिटेड के साथ मर्जर को लेके बहुत सारे शंका, बहुत सारे इश्यूज का डिस्कशन हो रहा था, मार्केट पार्टिसिपेंट को भी थोड़ा क्वेश्चन मार्क्स था, वो दूर हो गया, मर्जर स्मूथली हो गया। और अब जो वैल्यूएशन के लिहाज से कंपैरेटिबल पीयर कंपैरिजन के हिसाब से एचडीएफसी बैंक अट्रैक्टिव लग रहा है, और उसके बाद थोड़ा बड़ा भी है पिछले कुछ दिनों में। पर अभी भी अगर किसी लंबी अवधि के लिए कोई निवेश करना चाहते हैं तो उनके लिए एचडीएफसी बैंक जरूर करंट लेवल पे भी खरीदारी की जा सकती है। ओवरऑल इंडियन बीएफएसआई स्पेस पे बहुत अपॉर्चुनिटी आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा, क्योंकि लोन ग्रोथ अच्छा हो रहा है, एसेट क्वालिटी इंप्रूव हो रहा है, और जो कासा वो भी बढ़ रहा है, तो इससे इनका मार्जिन इंप्रूव होता है। तो बाय एंड लार्ज बैंकिंग पे पॉजिटिव है, और एचडीएफसी में पर्टिकुलरली खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। खरीदारी की सलाह एचडीएफसी बैंक पर सुदीप बंदोपाध्याय हमें दे रहे हैं। लेकिन क्विकली बाजार को यहाँ पर ओवरऑल रैप करते हैं कि आज दिन भर में बड़ी मूवमेंट्स गए, फिर से आपको डिफेंसिव बेट्स चलते हुए दिखाई दी। कल भी आपने देखा एफएमसीजी, फार्मा, वहां पर मूव थी, और जो अग्रेसिवली सेक्टर जो दिख रहे थे वो थोड़े से प्रॉफिट बुक दिख रहे हैं, जो ग्लोबल सेक्टर्स भी हैं, चाहे वो मेटल जैसे काउंटर्स हो। आप पहले 5 बड़े काउंटर्स की बात करें तो उसमें हालांकि सरप्राइजिंगली एचडीएफसी बैंक का आज बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है, उसके बावजूद भी बैंक निफ्टी आपको लगभग 33 पॉइंट नीचे दिखाई दे रहा है, क्योंकि दूसरे बैंक से कंट्रीब्यूशन आ रही है। जो दूसरे हैवी वेट्स है, आईसीआईसीआई बैंक, उससे कंट्रीब्यूशन नहीं है, और तमाम दूसरे पीएसयू बैंक है, वहां से बड़ी कंट्रीब्यूशन नहीं है। लेकिन आज जो तेजी के साथ बंद होकर जा रहे हैं टाटा कंज्यूमर, उसमें एक जो अभी फिलहाल एक स्पेक्युलेटिव न्यूज़ ही है, लेकिन इस न्यूज़ का इम्पैक्ट तो आपको क्लियरली दिखा है। 4% तेजी के साथ टाटा कंज्यूमर
जो कि शायद हल्दीराम की बिजनेस खरीद सकता है। हालांकि वहां से क्लैरिटी आई है, उन्होंने डिनाई भी किया जो नागपुर वाली हल्दीराम्स विंग है, लेकिन अभी फिलहाल स्टॉक आपको 4% दिख रहा है क्योंकि इसमें डिफेंसिव प्ले भी है। दूसरे फार्मा काउंटर्स जो डिफेंसिव काउंटर्स है उसमें डिवीज लैब जैसे काउंटर्स में तेजी है, एफएमसीजी में ब्रिटानिया जैसे, टाइटन जैसे काउंटर, आईटीसी जैसे काउंटर्स में आपको मूव दिख रही है। फार्मा काउंटर्स में सिप्ला जैसे काउंटर्स में आपको मूव दिख रही है। सो ओवरऑल आप सेक्टर वाइज भी देखें तो कंट्रीब्यूशन हरे निशान में जो बंद हो रहे हैं, जो स्ट्रेंथ दे रहे हैं वो ये सारे काउंटर्स हैं। और ऑयल मार्केटिंग काउंटर्स बीपीसीएल, एचपीसीएल जैसे, हालांकि एक डिप जरूर लगा लेकिन अब आप फिर से इनको हरे निशान में बंद होने की तैयारी करते हुए देख रहे हैं। बजाज फिनसर्व में आपको मूव दिख रही है, बजाज फाइनेंस में थोड़े से बजाज ट्विंस एक्टिव दिख रहे हैं, नेस्ले जैसे काउंटर्स में आपको मूव दिख रही है, और ऑयल प्रोड्यूसर जैसे ओएनजीसी हो, ऑयल इंडिया हो, वहां पर आपको मूव दिख रही है। गिरने वाले स्टॉक्स में कंट्रीब्यूशन कहां से नहीं आ रहा है, ड्रैग कहां से आ रहा है? इंडसइंड बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, ये सारे ड्रैग कर रहे हैं, जिसकी वजह से बैंक निफ्टी भी आप लाल निशान में देख रहे हैं। मेटल्स ड्रैग कर रहे हैं, एनटीपीसी जो स्टॉक में थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग दिख रही है। हालांकि सीमेंट पैक में भी ओवरऑल तेजी थी, लेकिन ग्रासिम में थोड़े से अभी प्रॉफिट आपको बुकिंग होते हुए देख रहे हैं। आईटी काउंटर्स में टेक महिंद्रा जैसे काउंटर्स हो, इन्फोसिस, टीसीएस, एलटीआई, माइंट्री, इनमें आपको प्रॉफिट बुकिंग दिख रही है। और क्लियरली ऑटो तो आपको पिछले कितने ही समय से आपको थोड़ा लगाड़ ही दिख रहा है। आप बजाज ऑटो की बात करें, टाटा मोटर्स की बात करें, वहां पर आप दबाव के साथ कारोबार बंद होते हुए देख रहे हैं। मिड कैप और स्मॉल कैप में भी एक बार देख लेते हैं क्योंकि वहाँ मेजर ऑफ द एक्शन देखने को मिलता है। मिड कैप और स्मॉल कैप में आपको जितने भी एनर्जी बेस्ड काउंटर्स हैं, गैस काउंटर्स हैं, पेट्रोनेट, एलएनजी हो, फॉर दैट मैटर गुजरात गैस था, इंद्रप्रस्थ गैस था, वहाँ पर मूव्स देखने को मिल रही हैं। वोल्टास जैसे काउंटर्स में अच्छी मूव दिख रही है, स्कॉट्स कुबोटा में आपको मूव दिख रही है, टाटा टेली जैसे काउंटर्स, होटल स्टॉक जैसे इंडियन होटल जैसे काउंटर्स में आपको मूव दिख रही है। क्लोजिंग में और ड्रैग साइड पर जो थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग दिख रही है वो मेटल स्पेस तो है ही है, सेल जैसे काउंटर्स हो, लेकिन ब्रांडेड रिटेल और साथ ही टेक्सटाइल्स, ट्राइडेंट, आदित्य बिरला जैसे काउंटर्स में आपको थोड़ा दबाव दिख रहा है। सो ओवरऑल बाजार में इंडेक्स ने, निफ्टी ने थोड़ा, निफ्टी में क्योंकि सारे स्पेसेस से कंट्रीब्यूशन नहीं आ रहा, बैंक से, मेटल से, इसलिए निफ्टी शायद यहाँ से और ऊपर होता क्योंकि आप ओवरऑल बाजार में दूसरे सेक्टर्स को प्ले होते हुए देख रहे हैं। लेकिन बैंक निफ्टी दबाव के साथ बंद होता है, 35 पॉइंट का ही छोटा सा दबाव है, लेकिन इस वक्त बैंक से कंट्रीब्यूशन नहीं आ रही एचडीएफसी बैंक को छोड़कर। सो ओवरऑल एक ट्रेड जो फिर से आपको एक लार्ज कैप्स ओवर मिड कैप क्लियरली देखने को मिला, लेकिन डिफेंसिव प्लेस वाले लार्ज कैप चल रहे हैं। चलिए शो को फिलहाल यहीं वाइंड अप करते हैं। हमारे सारे एक्सपर्ट्स का बहुत बहुत शुक्रिया, सुदीप बंदोपाध्याय, सुदीप शाह, बहुत सारी कन्फ्यूजन रही आप दोनों के नाम में, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने दोनों ने सारे सवालों के जवाब दिए। और साथ ही अंशुल का भी बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे, डिम्पी और अभिषेक, हम तीनों को दीजिए इजाज़त। रोती है मुलाकात, नमस्कार।